गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर तक हमने डिस्कस किया था एफलन के बारे में। एफलन के कारक पढ़े थे अपन ने। अपना 9 चैप्टर चल रहा है फलोद्यान प्रबंधन। फलोद्यान प्रबंधन में अपन ने 2 टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं अपन। पहला टॉपिक था फलोद्यान की स्थापना, दूसरा टॉपिक था मौसम की प्रतिकूल दशाएं एवं उनका उपाय। तीसरा टॉपिक अपना चल रहा था एफलन, अनफ्रूटफुलनेस जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसका पार्ट 2 है। एफलन में अपन ने उसके कारक कौन कौन से थे, आंतरिक कारक, बाह्य कारक, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे एफलन के आगे का जो पॉइंट है, एफलन की समस्या का समाधान या समस्या के उपाय क्या क्या है। एफलन की समस्या नहीं हो इसके लिए अपन क्या क्या करें, या हो गई तो अपन फलोद्यान में कौन कौन सी ऐसी चीजें करें जिससे एफलन की समस्या न हो। ठीक है, तो इसके क्या क्या उपाय हैं देखो। पहला उपाय है, पहला पराग वाले वृक्ष लगाना। पराग वाले वृक्ष लगाना, पोलिनाइजर बोलते हैं जिनको, पोलिनाइजर, पराग वाले वृक्ष लगाना। अर्थात इसका मतलब क्या है कि कई बार अपन देखते हैं कई फलों में, कई फल वृक्षों में परागकण, जैसे कोई एक पौधा है जिसमें नर फूल वाला पौधा अलग रहेगा, मादा फूल वाला पौधा अलग रहेगा। तो उन उद्यानों में क्या करते हैं अपन कि बीच में जो मादा फूल वाले पौधे होते हैं उनके बीच में एक नर पौधा लगाते हैं, जिससे वो नर पौधे से जो परागकण जो उत्पन्न होते हैं वो परागकण दूसरे पौधे की मादा तक पहुंच जाते हैं और वहां पर निषेचनी क्रिया होकर फल का बनना प्रारंभ हो जाता है। जैसे अपन बात कर रहे हैं खजूर, पपीता, इनमें अपन क्या करते हैं, पराग वाले पौधे लगाते हैं। खजूर, पपीते, ये जो ऐसे फल है जिनमें अपन पराग वाले पौधे, मतलब जो नर पौधे, ध्यान रखना, पराग उत्पन्न करने वाले पौधे कौन से होते हैं, नर पौधे, जिनमें नर पुष्प का ही निर्माण होता है और नर पुष्प में परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है, तो जहां पर ये कंडीशन है कि एफलन नहीं हो रहा, जैसे पपीता है, मान लो अपने पपीते की कई किस्में जिनमें अपन पौधे जो देखते हैं वो एक लिंगी पौधे होते हैं। एक लिंगी का मतलब होता है कि उनमें एक ही लिंग, मतलब मादा पौधे उपस्थित होते हैं। तो अपने क्या करेंगे, उनके लिए नर पौधों वाले किस्मों के नर पौधे लाएंगे और उनके बीच में, जैसे अपन ने अनुपात देखा था पपीता और खजूर दोनों में अनुपात, मादा और नर का अनुपात 10:1 रखते हैं। कितना रखते हैं, 10:1। ठीक है, तो 10:1, 10 मादा पौधों पर एक नर का पौधा रहेगा, जिससे क्या होगा, वो परागण अच्छा हो जाएगा और फलन की समस्या नहीं होगी, फलन होगा अच्छा। ठीक है, दूसरा जो इसमें समस्या का उपाय है वो है जड़ों की काट छांट। जड़ों की काट छांट स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रूट प्रूनिंग बोलते हैं इसको, रूट प्रूनिंग। देखिए रूट प्रूनिंग में क्या होगा, जब फूल आते हैं, जब फल वृक्ष पर फूल आते हैं, फूल आने के 1 महीने पहले, फूल आने के 1 माह पहले, फूल आने के 1 माह पहले क्या करते हैं, फल वृक्षों के चारों ओर, फल वृक्षों के चारों ओर, फल वृक्षों के चारों ओर 50 से 60 सेंटीमीटर गहरी खाई खोद देते हैं। क्या होगा इसमें, क्या होगा, रूट प्रूनिंग क्या होती है, जड़ों की काट छांट होता क्या है। देखो कोई फल वृक्ष है, आपको पता है कि अगले 1 महीने के बाद में उसमें फूल आने वाले हैं, फूल आने के 1 महीने पहले करना है। जैसे ये कोई वृक्ष है, इस वृक्ष के चारों ओर खाई खोदनी है अपने को, इस वृक्ष के चारों ओर खाई खोदनी है। कितनी गहरी खाई खोदनी है, लगभग 2 फुट गहराई से चारों ओर खाई खोद लेनी है। अब करना क्या है, देखो जब खाई खोदते हैं अपन तो उसमें कई जड़ें भी आती है। भाई फल वृक्ष है, बीचों बीच फल वृक्ष से चारों ओर अपन ने खाई खोद दी, ये फल वृक्ष है और इसकी चारों ओर अपन ने खाई खोदी है, तो क्या होगा, इसके बीच में जड़ें भी आएगी, कई जड़ें भी आर पार निकलेगी। उन जड़ों को क्या करते हैं, काट देते हैं। क्या करते हैं, काट देते हैं। जो छोटी जड़ें होती है, बड़ी जड़ नीचे होती है, देखो बड़ी जड़ें तो नीचे की ओर गमन करती है,
साइड में इसको सीधा रखने के लिए पोषक तत्व है या पानी ग्रहण करने के लिए छोटी जड़ें होती है साइड में, ऐसे चारों साइड में छोटी जड़ें होती है। तो उनको क्या करते हैं अपन, एक बार कट कर देते हैं और कुछ समय के लिए लगभग 2-3 दिन तक उसको खुला रख देते हैं। ठीक है, क्या होगा उससे, खुला रख दिया 2-3 दिन तक, बाद में क्या करना है, वापस जो अपन ने खाई खोदी है, अपन ने जो ट्रेंच बनाई है, ट्रेंच बोलते हैं खाई को, जो खाई खोदी है अपन ने, उसमें खाद्य उर्वरक मिलाकर आधी मात्रा में मिट्टी लेंगे, आधी मात्रा में खाद्य उर्वरक मिलाएंगे। मिट्टी और खाद्य उर्वरक की जो मात्रा होगी उसका अनुपात 1:1 रखा जाएगा, मतलब बराबर अनुपात, उसमें मिलाएंगे और वापस उसको उस खाई को पूरी को भर देंगे। उससे क्या होगा, जड़ों को पोषक तत्व ज्यादा उपलब्ध होंगे, मतलब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा उपलब्ध होगा। कार्बोहाइड्रेट यदि ज्यादा उपलब्ध होगा तो उससे क्या होगा, अफलन की समस्या नहीं होगी और फलों का विकास ज्यादा होगा। क्लियर। तो ये था जड़ों की काट-छांट। जड़ों की काट-छांट दोबारा बता रहा हूं मैं। फूल आने के 1 माह पहले फल वृक्षों के चारों ओर 50 से 60 सेंटीमीटर गहरी खाई खोद लेते हैं। खाई खोद ली, अब 1-2 दिन तक उसको खुला छोड़ना है। अपने को ध्यान रखना है कि जो खाई के अंदर जो जड़ें आई है, जो उनको आर पार कर रही है खाई को, उनको अपने को काट देना है। ठीक है, काटने के बाद में क्या करना है, अपने को जो खाई खोदी थी उसमें मिट्टी और गोबर की खाद या कोई भी कंपोस्ट है या जो उर्वरक डाल रहे हो आप, उनका मिश्रण बना के उसके अंदर डाल देते हैं, जिससे जो जड़ें होती हैं वो क्या करती है, उनको अवशोषित कर लेती है और फलन अच्छा होता है। ये होती है रूट प्रूनिंग। अगला पॉइंट है तीसरा, वलय बनाना। तीसरा पॉइंट है इसका, वलय बनाना। तीसरा समाधान क्या है कि वलय बना के भी अपन पौधों में अफलन की समस्या को दूर कर सकते हैं। कैसे वलय कैसे बनाते हैं, देखो थर्ड पॉइंट है वलय बनाना। वलय बनाना, वलय बनाना को बोलते हैं रिंगिंग। देखो वलय क्या होता है, गोल संरचना होती है, जो गोल संरचना होती है उसको वलय बोलते हैं अपन। क्या होगा, देखो कोई पौधा है, इस प्रकार कोई पौधा है, ठीक है। देखो करना क्या है, वलय बनाने में होता क्या है कि इसमें जो शाखाएं होती है, जिन शाखाओं पर फल नहीं बन रहा है, उन शाखाओं को चयन किया जाता है। अपने को पता लगता है, जैसे मान लो ये एक शाखा है, इस पर फल लग रहे हैं, फलों का निर्माण हो रहा है। बाकी 3 शाखाओं पर, 3-4 जो शाखाएं होती है उन पर फलों का निर्माण नहीं हो रहा। करते क्या है, उन शाखाओं से 5 सेंटीमीटर छाल उतारते हैं। इन शाखाओं से 5 सेंटीमीटर छाल उतारते हैं। देखो ये शाखा है, यहां से 5 सेंटीमीटर लंबी छाल उतारेंगे अपन, इस प्रकार छाल उतार ली। जगह जगह से छाल उतार देते हैं, सभी शाखाओं से 5 सेंटीमीटर लंबाई वाली छाल उतार देते हैं, इस प्रकार। छाल उतारने से क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट के स्तर में बढ़त होगी, बढ़ेगा कार्बोहाइड्रेट। ये अपन ने छाल उतारी है, अपन ने छाल उतार लेते हैं कितनी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो इससे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का स्तर बढ़ता है। इससे ये क्रिया करने से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का स्तर बढ़ता है, का स्तर बढ़ता है। कार्बोहाइड्रेट, मैंने बताया था कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके कारण ही फलों का विकास होता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट का स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा, जब कार्बोहाइड्रेट का स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा, अफलन की समस्या नहीं होगी, फलन ज्यादा होगा। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में 3 चीजें होती है। देखो स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 चीजें होती है भाई। 3, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीनों चीजें मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, इस प्रकार, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और देखो पौधों के मुख्य पोषक तत्वों में 3 पोषक तत्व आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीनों पोषक तत्व वातावरण से मिलते हैं पौधों को। कहां से मिलते हैं, वातावरण से मिलेंगे। वातावरण में तीनों कैसे होती है, वातावरण में देखो कार्बन भी होता है, कार्बन होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पौधे, तो वो CO मतलब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों लेते हैं। H हाइड्रोजन भी पानी के द्वारा मिलता है, वातावरण और पानी के द्वारा ये पोषक तत्व मिलते हैं। तो रिंगिंग करने से शाखाओं में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का स्तर बढ़ेगा। यदि कार्बोहाइड्रेट का स्तर उनमें बढ़ जाता है तो क्या होगा, उसमें
जो फूल आने की फूल और फल बनना इसमें नहीं हो रहा था वो ज्यादा होगा। इस प्रकार अपन इसमें क्या बनते हैं, वलय बनाते हैं। वलय बनाकर भी इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। अगला पॉइंट है अपना फलोद्यान का प्रबंधन। फलोद्यान का उचित प्रबंधन यदि नहीं करें अपन, जैसे फल वृक्ष लगा दिए अपन ने और प्रबंधन उचित तरीके से नहीं कर रहे हैं अपन, तो भी उसमें अफलन की समस्या हो जाती है। उसका निवारण के लिए आपको क्या करना है, फलोद्यान का उचित प्रबंधन करना है। फलोद्यान का उचित प्रबंधन, फलोद्यान के उचित प्रबंधन में क्या क्या होगा, जो उद्यानिकी क्रियाएं होती है वो समय समय पर अपने को करते रहना चाहिए। जैसे निराई गुड़ाई, उद्यानिकी क्रियाएं जो होती है जैसे निराई गुड़ाई, सिंचाई, समय पर सिंचाई करना, निराई गुड़ाई करना, पोषण, पोषण मतलब पोषक तत्व उपलब्ध कराना, ठीक है, काट छांट, पौधों की जो काट छांट कटाई छटाई करते हैं अपन, जिससे क्या होगा, मैंने बताया था कि पुरानी शाखाओं पर फल कम लगते हैं और नई शाखाओं पर फल ज्यादा लगते हैं। रोग और कीटों का नियंत्रण, रोग व कीटों का नियंत्रण, ये सारी चीजें, ये जो उद्यानिकी क्रियाएं हैं इनको ध्यान में रखा जाता है, इनका विशेष ध्यान रखा जाता है। समय समय पर ये क्रियाएं सारी होती रहनी चाहिए। यदि ये क्रियाएं समय समय पर होती है तो अफलन की समस्या नहीं होगी। और यदि अफलन हो रहा है तो आपको ये कार्य सारे करने पड़ेंगे। निराई गुड़ाई करो, सिंचाई समय पर करो, उसमें पोषक तत्व उपलब्ध कराओ, खादें उर्वरक डाल के काट छाट करो उसकी, और रोगों और कीटों का नियंत्रण करो, ठीक है। अगला पॉइंट है उद्यान में परागण क्रिया करवाना। देखो उद्यान में परागण क्रिया करवाकर भी अपन अफलन की जो समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। उद्यान में परागण क्रिया, पांचवा पॉइंट है उद्यान में परागण क्रिया। स्टूडेंट्स, परागण क्रिया में होता क्या है, परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसको परागण बोलते हैं अपन, है ना। परागण करवाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो परागण कई प्रकार का होता है, कई कारकों के कारण होता है। हवा के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, मनुष्य के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है, पक्षियों के द्वारा होता है। तो अपन क्या कर सकते हैं उसमें, यदि आपको परागण क्रिया करवानी है तो उसमें क्या करो, आप उसमें पराग ले जाने वाले जो कीट है, पराग ले जाने वाले कीटों का पालन करना है। ले जाने वाले कीटों को पालना, पराग ले जाने वाले कीटों को पालते हैं अपन। जैसे कौन कौन से पराग ले जाने वाले कीट है, जैसे भौरे, भौरा होता है ना काले रंग का जो होता है, वो भी परागण करने में उत्तरदायी होता है। मधुमक्खी, यदि अपने खेत में मधुमक्खी का छत्ता है, मधुमक्खी यदि अपने खेत में मधुमक्खी का छत्ता है तो मधुमक्खी भी क्या करती है, पॉलिनेटिंग एजेंट है, ये परागण करने वाला एक कारक है ये, ठीक है, एक एजेंट है। उसके अलावा तितलियां जो होती है, तितलियां भी अपने यदि खेत में रहेगी तो अपन परागण अच्छा होगा, परागण अच्छा होगा। इसका तात्पर्य ये है कि उसमें फलन भी अच्छा होगा, पुष्पन भी अच्छा होगा और सारी क्रियाएं अच्छी होगी। क्लियर। तो उद्यान में परागण क्रिया भी करवाते हैं, पराग ले जाने वाले कीटों को पालते हैं। मधुमक्खी पालना है अपने को, भंवरे जो होते हैं, भंवरे होते हैं, तितली वगैरह रहनी चाहिए। अगला पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है पादप हार्मोन का प्रयोग। पादप हार्मोन का प्रयोग, कई प्रकार के पादप हार्मोन है जो विशेष क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। पादप हार्मोन्स का प्रयोग, कई विशेष पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन्स को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं, पीजीआर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। देखो पादपवर्धी हार्मोन क्या होते हैं, ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जो पादप के शरीर में ही इनका संश्लेषण होता है, सूक्ष्म मात्रा में ये अपना कार्य पूरा कर देते हैं। जैसे फल बनना, फूल बनना, ये सारी क्रियाएं नियंत्रित इनके द्वारा की जाती है, ठीक है। तो मान लो अपने फल नहीं लग रहे हैं तो पादपवर्धी हार्मोनों का उपयोग करके भी अपन फलन को बढ़ावा दे सकते हैं। इनके लिए जैसे ऑक्सीन 2,4-D है, NAA है, 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, ये ऑक्सीन का प्रकार है जो फलन बढ़ाता है। NAA नेप्थेलिक एसिटिक एसिड, क्या है,
नेप्थेलिक एसिटिक अम्ल, नेप्थेलिक एसिटिक अम्ल, ये नेप्थेलिक एसिटिक अम्ल है, ये भी फलों के विकास जो कई बार क्या होता है फल गिरना प्रारंभ हो जाते हैं, उसकी रोकथाम के लिए अपन नेप्थेलिक एसिटिक एसिड का छिड़काव करते हैं। ठीक है, ये पादपवर्धी हार्मोन है। ठीक है, उसके अलावा जैसे नींबू में फूल और फल झड़ने से रोकने के लिए नींबू में फूल व फलों को झड़ने से रोकने हेतु, फूल व फलों को झड़ने से रोकने हेतु 10 ppm 2,4-D 10 ppm 2,4-D का छिड़काव करना चाहिए, का छिड़काव करना चाहिए। देखो जड़ों का विकास अपने को कराना है, जैसे आईबी आता है रूट प्रूनिंग के, जड़ों का विकास करना है, जड़ें विकसित करनी है, तो आईबी आता है इंडोल ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड को काम में लेके अपन जड़ें विकसित कर सकते हैं। फलों और फूलों को झड़ने से रोकना है तो 2,4-D या NaA नेप्थेलिक एसिटिक अम्ल का छिड़काव करके इनका नियंत्रण किया जा सकता है। ये थे एफलन की समस्या को दूर करने के उपाय। 6 पॉइंट हो गए। देखो दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। पहला पॉइंट था पराग वाले वृक्ष लगाना, पोलिनाइजर जिनको बोलते हैं। ठीक है, दूसरा था जड़ों की काटछांट, रूट प्रूनिंग, जड़ों की काटछांट। मैंने बताया था जड़ के पौधा होता है 50-60 सेंटीमीटर गहराई पर, उसके चारों ओर एक खाइक होते हैं और जड़ों की काटछांट करते हैं, खाद्य उर्वरक डाल के उसको वापस भर देते हैं। तीसरा था वले बनाना, पौधों की जो शाखाएं होती है जिनमें फल नहीं बन रहे उनमें अपन वले बनाते हैं। चौथा था फलोद्यान का प्रबंधन, निराई गुड़ाई समय पर करें, सिंचाई समय पर करें, खाद्य उर्वरक समय पर डालें, रोगों कीटों का नियंत्रण समय पर करें। ये सारी क्रियाएं यदि करते हैं तो एफलन की समस्या नहीं होती है। पांचवा था उद्यान में परागण क्रिया करवाना। परागण क्रिया देखो कृत्रिम रूप से भी अपन करवा सकते हैं, प्राकृतिक जो चीजें हैं उनके द्वारा भी करवा सकते हैं। उनके लिए अपन क्या करते हैं, पराग ले जाने वाले कीटों का पालन करते हैं, जैसे मधुमक्खी है, भौरे हैं और तितली है, ये चीजें अपन यूज करते हैं। अगला है पादप हार्मोन का प्रयोग। पादप हार्मोन भी आते हैं जिनका उपयोग करने से ये एफलन की समस्या दूर होती है। क्लियर, ये था एफलन टॉपिक। अब अपन बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक है डी पॉइंट रहेगा अपना। अगला टॉपिक कौन सा है, डी पॉइंट रहेगा। डी पॉइंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस लेक्चर में। देखो ए पॉइंट पढ़ा था फलोद्यान की स्थापना, बी पॉइंट पढ़ा था मौसम की प्रतिकूल दशाएं, तीसरा पॉइंट अपन ने पढ़ लिया एफलन। अब चौथा पॉइंट पढ़ेंगे डी पॉइंट, पादप वृद्धि हार्मोन। पादप वृद्धि हार्मोन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये पार्ट 2 ही रहेगा अपना, पार्ट 2 ही चल रहा है। ठीक है, देखो अपन बात कर रहे हैं पादप वृद्धि हार्मोन की। होते क्या है, वे कार्बनिक पदार्थ, पौधों द्वारा संश्लेषित वे कार्बनिक पदार्थ जिनकी सूक्ष्म मात्रा ही पौधों की कार्यकीय क्रियाओं को नियंत्रित करती है। देखो मैं परिभाषा लेता हूं इनकी। सबसे पहले परिभाषा, पौधों द्वारा संश्लेषित, पौधों के अंदर भी संश्लेषण होता है इनका, पौधों द्वारा संश्लेषित वे कार्बनिक पदार्थ, पौधों द्वारा संश्लेषित वे कार्बनिक पदार्थ जो सूक्ष्म मात्रा में, जिनकी सूक्ष्म मात्रा ही पौधों की कार्यकीय क्रियाओं को नियंत्रित करती है।
नियंत्रित करती है। पादप हार्मोन ऐसे पदार्थ पादप हार्मोन या पादप वृद्धि हार्मोन पीजीआर कहलाते हैं। क्या होगा? पादप वृद्धि हार्मोन क्या होंगे? पौधों द्वारा संश्लेषित वे कार्बनिक पदार्थ जिनकी सूक्ष्म मात्रा ही पौधे की कार्यकीय क्रियाएं बहुत सारी होती है, जैसे कोशिका विभाजन होना, जड़ों का निर्माण होना, बीज का निर्माण होना, फूल का निर्माण होना, फल का निर्माण होना। ठीक है, ये सारी क्रियाएं कौन सी है? कार्यकीय क्रियाएं हैं। ठीक है, कौन नियंत्रित करती है? इनको अपन पादप वृद्धि हार्मोन या पादप हार्मोन कहा जाता है, पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। देखो पादप वृद्धि हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार है पादप वृद्धि हार्मोन के प्रकार। कितने पादप हार्मोन होते हैं? 5 होते हैं टोटल। कितने होते हैं? 5। पहला ऑक्सीन, दूसरा होता है जिब्रेलिन्स, जेट ICR एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जिब्रेलिन्स। तीसरा है साइटोकिनिन्स, चौथा है वृद्धिरोधक, इनहिबिटर्स, पांचवा है इथाइलिन। स्टूडेंट्स, ये 5 पादप वृद्धि हार्मोन होते हैं जिनका उद्यानिकी क्रियाओं जो बहुत सारी कार्यकीय क्रियाओं में काम आते हैं। फलोद्यान में बहुत ज्यादा इनको काम में लिया जाता है। 5 है ऑक्सीन, जिब्रेलिन्स, साइटोकिनिन्स, वृद्धिरोधक और इथाइलिन। अब अपन सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीन के बारे में। ऑक्सीन के क्या कार्य होते हैं और कौन कौन से ऑक्सीन में पादप वृद्धि हार्मोन्स होते हैं। पहला है ऑक्सीन। स्टूडेंट्स देखो, ऑक्सीन यह नई पत्तियों व कलिकाओं द्वारा संश्लेषित होता है। यह क्या करता है? नई पत्तियों और कलिकाओं द्वारा संश्लेषित होता है। ये मतलब ये पूछ सकते हैं आपको कि ऑक्सीन का निर्माण कहाँ होता है? नई पत्तियों और नई कलिकाओं में इसका निर्माण होता है। इसके कार्य क्या क्या है? देखो इसके कार्य अपन देखते हैं। कार्य कौन कौन से होंगे? कोशिका विभाजन पहला कार्य है। दूसरा जड़ों का निर्माण करना, तीसरा फूल व फलों को झड़ने से रोकना, गिरने से रोकना। चौथा है फलों को बीज रहित बनाने के लिए, बीज रहित बनाने हेतु। और नेक्स्ट है खरपतवार नियंत्रण हेतु। स्टूडेंट्स ये इसके कार्य है। देखो कार्य ऑक्सीन के क्या कार्य होंगे? कोशिका विभाजन में काम आता है, जड़ों के निर्माण में काम आता है,
फूल व फलों को गिरने से बचाने के लिए काम आता है। जो अपरिपक्व अवस्था और फूल और फल झड़ने लग जाते हैं उनको रोकथाम के लिए ऑक्सीजन का छिड़काव करते हैं। फलों को बीज रहित बनाने के लिए काम आता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए काम आते हैं। ऑक्सीजन होते कौन कौन से? 4 ऑक्सीजन होते हैं टोटल। कितने होते हैं? 4। देखो ढंग से समझना चारों ऑक्सीजन को। पहला है IAA। कौन सा है? IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है भाई, इंडोल एसिटिक अम्ल। इंडोल एसिटिक अम्ल पहला कौन सा है? IAA, इंडोल एसिटिक अम्ल। अगला है IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। इंडोल ब्यूटारिक अम्ल। तीसरा है NAA, नेप्थेलिक एसिटिक अम्ल। नेप्थेलिक एसिटिक अम्ल। चौथा और इंपॉर्टेंट है 2,4-D। इसका लिख लेना 2,4 डाइक्लोरो 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। देखो 4 ऑक्सीजन है। पहला है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। दूसरा है IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। तीसरा है NAA, नेप्थेलिक एसिटिक एसिड। और चौथा है 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इंपॉर्टेंट है चारों के चारों, इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। और जो चौथा है 2,4-D, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जेट में पूछा जाता है 2,4-D की फुल फॉर्म क्या है? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कार्य पढ़ लिए अपन ने। पहला क्वेश्चन आता है संश्लेषण कहाँ होता है? नई पत्तियों और कलिकाओं द्वारा संश्लेषित होता है। कार्य इसके जो सारे कार्य है वो बता दिए मैंने। और इन कौन कौन से ऑक्सीजन होते हैं? IAA, IBA, NAA, 2,4-D। क्लियर। अब 2,4-D के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं मैं। ठीक है, देखो क्या होता है। देखो 2,4-D के बारे में अलग से लिख लेना है अपने को। 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल इसका फुल नाम है, फुल फॉर्म है इसकी। देखो इसका जो यूज होता है, इसका जो उपयोग होता है, उपयोग 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। पहला उपयोग है इसका पादप वृद्धि हार्मोन के रूप में, जो अपन पढ़ रहे हैं, पादप वृद्धि हार्मोन के रूप में इसका उपयोग है। दूसरा उपयोग है इसका खरपतवार नियंत्रण में। खरपतवार नियंत्रण। पादवृद्धि हार्मोन का 2,4-D जो पादवृद्धि हार्मोन है उसका 2 उपयोग है। एक तो पादवृद्धि हार्मोन के रूप में काम आता है और दूसरा खरपतवार नियंत्रण के काम आता है। जब इसका उपयोग 20 ppm से कम करते हैं, जब इसका उपयोग 20 ppm से कम करते हैं तो ये पादप वृद्धि हार्मोन का कार्य करता है। 20 ppm से यदि इसका कम मात्रा में इसका घोल का छिड़काव करोगे तो एक पादप वृद्धि हार्मोन के रूप में फल वृक्षों में कार्य करेगा। लेकिन यदि 20 ppm से ज्यादा घोल बना के इसका छिड़काव कर रहे हो, 20 ppm से अधिक, तो ये किस रूप में कार्य करेगा? खरपतवार नियंत्रण के लिए कार्य करेगा। इसके भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं कि 20 ppm से कम यदि काम में लें 2,4-D को तो किस रूप में कार्य करेगा? पादवृद्धि हार्मोन के रूप में। या ऐसे पूछ लें कि पादवृद्धि हार्मोन के रूप में कितने ppm तक कार्य करता है, तो 20 ppm तक कार्य करता है। और यदि 20 ppm से ज्यादा घोल बना लिया अपन ने तो खरपतवार नियंत्रण के रूप में काम आता है। ये 2,4-D के बारे में 2 चीजें थी इंपॉर्टेंट। दूसरा अपन बात करते हैं पादवृद्धि हार्मोन में, दूसरा है जिब्रेलिन्स। कौन सा है? जिब्रेलिन्स। देखो जिब्रेलिन्स का कार्य भी उससे ऑक्सीजन से थोड़े मिलते जुलते हैं। जिब्रेलिन्स कोशिका विभाजन तो करता ही है। कार्य क्या है इसका? ये कोशिका सेल डिवीजन जो होता है, कोशिका विभाजन तो करता ही है। कोशिका विभाजन के साथ साथ
कोशिका के आकार में भी बढ़ोतरी करता है, कोशिका का आकार बढ़ाता है, आकार बढ़ाता है। देखो कोशिका विभाजन तो करता ही है, ऑक्सीजन कोशिका विभाजन कर रहा था, लेकिन ये कोशिका विभाजन के साथ साथ कोशिका के आकार में भी वृद्धि करता है, कोशिका को बड़े साइज की बना देता है जिब्रेलिन। दूसरा इसका कार्य है फलों का आकार बढ़ाने हेतु, फलों का आकार, दूसरा इसका काम में लिया था फलों के आकार बढ़ाने हेतु। तीसरा इसमें फलों को बीज रहित करने हेतु, फलों को बीज रहित करने हेतु। चौथा है इसमें बीज व कलिकाओं को की सुषुप्ता, बीज व कलिकाओं की सुषुप्ता हटाने हेतु। कई बार बीज और कलिकाएं सुषुप्ता अवस्था में चले जाते हैं, उनको सुषुप्ता अवस्था हटाने हेतु अपन किसका उपयोग करते हैं? जिब्रेलिन्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ध्यान रखना है जिब्रेलिन के रूप में जिब्रेलिक अम्ल का काम में लिया जाता है। किसको काम में लेते हैं? जिब्रेलिन्स के रूप में जिब्रेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, जिब्रेलिक अम्ल का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, जिससे फलों का आकार बढ़ जाता है, फलों को बीज रहित करने हेतु काम आता है, बीज व कलिकाओं की सुषुप्ता को तोड़ने में काम आता है और कोशिका का आकार बढ़ाने में काम आता है। तीसरा पॉइंट अपना साइटोकिनिन्स, तीसरा जो पादवर्धी हार्मोन है वो है साइटोकिनिन्स, साइटोकाइनिन भी बोलते हैं इसको, साइटोकाइनिन। तीसरा देखो ये क्या करता है, इसका कार्य क्या है? कोशिका विभाजन में सहायक है ये, ऑक्सीजन की तरह कोशिका विभाजन में सहायक है। देखो ऑक्सीजन भी काम में आ रहा था, इसमें जिब्रेलिन भी काम आ रहा था और साइटोकाइनिन भी काम आ रहा था, कोशिका विभाजन। दूसरा इसका कार्य है यह बीज व कलिकाओं की सुषुप्ता अवस्था को तोड़ने में काम आता है, बीज व कलिकाओं की सुषुप्ता अवस्था को हटाने, बीज व कलिकाओं की सुषुप्ता अवस्था को हटाने में भी काम आता है। इस देखो ये जो जिब्रेलिन था वो भी काम आ रहा था और साइटोकाइनिन भी इसी काम में काम आता है। ठीक है, जड़ पर्रो है और रेशों का निर्माण, जड़ का निर्माण करता है, जड़ पर्रो है, पर्रो है भाग होता है ऊपर का भाग, पर्रो है और रेशों का निर्माण करता है, ये होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की ये कार्य हो गए। ठीक है, बात करते हैं अपन वृद्धिरोधक की। चौथा है वृद्धिरोधक, वृद्धिरोधक ग्रोथ इनहिबिटर। किसी की वृद्धि रोकनी है अपने को तो उसके लिए भी पादवृद्धि हार्मोन अपने पास, ग्रोथ इनहिबिटर। कोई चीज बढ़ रही है और उसको रोकना है कुछ समय के लिए तो अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें बात करें, एक तत्व होता है मेलिक हाइड्रोजाइड, मेलिक हाइड्रोजाइड MH बोलते हैं जिसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, JICR एग्जाम्स में आ चुका है ये। प्याज जो होता है, देखो प्याज में अपन ने देखा होगा, प्याज का जब भंडारण करते हैं अपन, कई बार भंडारण में देखा होगा कि वो अंकुरित हो जाता है, उसमें से नई छोटी छोटी कलिकाएं हरी पत्तियां निकल जाती है, अंकुरित हो जाता है। तो उसके अंकुरण को रोकने के लिए, भंडारण में अंकुरण को रोकने के लिए जब प्याज कटाई करने के योग्य हो जाता है, कटाई से पहले ही अपन मेलिक हाइड्रोजाइड का छिड़काव करते हैं, जिससे उसकी वृद्धि रुक जाती है, सुषुप्ता अवस्था में चला जाता है, वो वृद्धि रोकने के काम आता है मेलिक हाइड्रोजाइड। तो ध्यान रखना है वृद्धि रोधक एक ही है मेलिक हाइड्रोजाइड, जो वृद्धि को रोकने का कार्य करता है। प्याज में काम में लेते हैं इसको, कटाई के पहले इसका छिड़काव कर देते हैं, जिससे कटाई के बाद यदि भंडारण करेंगे अपन प्याज का तो भंडारण में क्या होगा, भंडारण में वो अंकुरण नहीं होगा, अंकुरण को रोकने के काम आता है ये। ठीक है, अगला और पांचवा लास्ट है इथाइलिन, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पांचवा पॉइंट है इथाइलिन।
पांचवा जो पादपवर्ती हार्मोन है वो है इथाइलिन। देखो इथाइलिन को परिपक्व हार्मोन भी कहा जाता है, राइपनिंग हार्मोन, परिपक्व हार्मोन भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। देखो क्यों? क्योंकि फलों के निर्माण के लिए, फलों को पकाने के लिए जो हार्मोन उत्तरदायी होता है वही हार्मोन कौन सा है? इथाइलिन हार्मोन उत्तरदायी होता है फलों को पकाने हेतु। फलों को पकाने हेतु इसको काम में लिया जाता है, गैस अवस्था में काम में लेते हैं इसको। किस अवस्था में? गैस अवस्था में आता है, ये द्रव अवस्था में आता है, उसको छोड़ देते हैं भंडारण में तो गैस अवस्था में परिवर्तित होकर फलों को पका देता है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में काम आता है, फलों को पकाने हेतु कृत्रिम रूप से। जैसे केला होता है, केले को अपन ने तोड़ लिया कच्ची अवस्था में, बाद में पकाना है तो आप इथाइलिन को काम में ले सकते हो। इथाइलिन के रूप में अपन देखो इसमें कौन कौन से फल पका सकते हैं? बेर है, बेर, खजूर, चीकू, केला, बेर, खजूर, चीकू, केला, सिट्रस जो नींबू वर्गीय फल है, नींबू वर्गीय फल आदि को इसके द्वारा पकाया जा सकता है। देखो जो मार्केट में उपलब्ध होता है वो किस रूप में उपलब्ध होता है? इथेनॉल के रूप में, ध्यान रखना है। किस रूप में? व्यावसायिक जो इसका निर्माण होता है वो इथेनॉल के रूप में होता है। तो इथेनॉल के रूप में इसको छिड़काव करने से अपने क्या होगा? परिपक्वन जल्दी होगा। कई बार क्या होता है परिपक्वन नहीं होते, फल परिपक्व नहीं होती, यदि उनका परिपक्वन जल्दी करवाना है तो इस इथाइलिन का काम में लिया जाता है। इथाइलिन के क्वेश्चन आते हैं कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन आता है। तो किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? इथाइलिन का उपयोग किया जाता है। क्लियर? इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इनके विभिन्न कार्य, फलोद्यान में पादपवर्ती हार्मोन के क्या क्या कार्य है और इनको प्रयोग करने की कौन कौन सी विधियां हैं। इस चैप्टर का वो लास्ट लेक्चर होगा। सो थैंक यू।